गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सोल्यूशंस को आप लोग अंत तक जरूर देखें, और जिन स्टूडेंटों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है मिलती रहे। प्लस अगर आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है सेंड कर दूंगा, ताकि आप वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। तो चलते हैं हम जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है द फ्रेंच रिवोल्यूशनर्स। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है क्या, डिस्क्राइब द सरगम सेंटेंस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी प्रोटेक्ट इन द फ्रांस। यानी कि फ्रांस में जो क्रांतिकारी जो विरोध की जो शुरुआत हुई, किन परिस्थितियों में हुई, आखिरकार उनका कारण क्या था, किस वजह से वहाँ पर फ्रांस में क्रांति या। तो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट हमें दिया गया है सोशल इनइक्वलिटीज। वहाँ पर क्या था, सोशल इनइक्वलिटीज की वजह से वहाँ पर आपको क्या होगा, रिवोल्यूशंस देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, जैसे कि आपको पता था कि फ्रांस में जो समाजवादी जो प्रथा थी वो क्या थी, 3 वर्गों में डिवाइडेड, जो कि फर्स्ट में कौन थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 वर्गों में जो थी वहाँ पर सामाजिक जो प्रथा थी वो विभक्त थी या विभाजन थी। तो पहले जो वर्ग था उसमें कौन था, क्लेयर्जी, डेट में वहाँ पर कौन रहता था, पादरी वर्ग थे। सेकंड जो वर्ग था वो था नोबिलिटी का, नोबिलिटी डेट में वहाँ पर कुलीन जो वर्ग थे वो सेकंड वर्ग में रहते थे। एंड थर्ड जो वर्ग था वो था किसका, जिसमें कि आपको ऑफिसर्स या व्यापारी लोग और व्यवसायी लोग, अदालत में काम करने वाले कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, निर्धन लोग, नौकर लोग, ये सब जितने भी लोग बचे थे वो किस स्टेट में आते थे, वो आते थे थर्ड स्टेट। डन। फर्स्ट एंड सेकंड को जन्म के आधार पर इन्हें क्या होता था, टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो टैक्स ओनली कौन पे करता था, जो इस थर्ड की स्टेट के अंतर्गत आते थे, उन लोगों को ही ओनली क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। यहाँ पर क्लेयर्जी या नोबिलिटी वाले लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो इस वजह से भी आपको यहाँ पर सोशल इनइक्वलिटीज़ की वजह से भी यहाँ पर आपको फ्रांसीसी क्रांति में जो शुरुआत हुई या जो विरोध हुआ उसकी शुरुआत आपको देखने को मिलती है। सेकेंड, यदि अब हम बात करें इसकी सब्सटेंस क्राइसिस की, तो सब्सटेंस क्राइसिस में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि पॉपुलेशंस के लिए हम बात करें फ्रांस की पॉपुलेशंस की, तो 20 मिलियंस आपको पॉपुलेशन देखने को मिलती है 17-15 ईयर्स में। ठीक है ना। और आफ्टर सम टाइम जो है 1789 में आपको कितनी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, 28 मिलियंस आपको पॉपुलेशन देखने को यहाँ पर मिलती है। तो आप देखेंगे कि कितनी कम समय में कितनी ज़्यादा आपको यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। डेट मीन्स आपको जनसंख्या यहाँ पर अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर जनसंख्या वृद्धि होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, फूड्स की, वो हाई हो जाएगी। यानी कि उत्पादक की जो फूड्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, आपको हाई देखने को मिलेगी। अब डिमांड हाई देखने को मिलेगी तो क्या हो जाएंगी, महंगाई आपकी बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो भी आप दैनिक जीवन में जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी हाई हाई उसकी उसकी प्राइस जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि वहाँ पर ब्रेड आप देखेंगे तो वहाँ पर मेनली जो लोग रहते हैं ब्रेड खाते हैं, चाहे जो जो निर्धन परिवार थे, जो मजदूर परिवार थे, वो किसका यूज़ करते हैं, ब्रेड का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर ब्रेड का यूज़, ब्रेड की जो प्राइस रहेगी वो बढ़ जाएगी। और वहीं यदि हम दूसरी ओर देखें, जो कि आपके जो मजदूर वर्ग की मजदूरी की बात करें, जो उनको काम पे जो कामकार पे जो काम करने मजदूरी जो दर मिलती थी, वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर उसमें जो प्राइस है उसकी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो मजदूरी के जो पैसे जो होते थे या जो मजदूरी कौन निर्धारित करता था, वहाँ के मालिक हम जो थे मजदूरी निर्धारित किया करते थे। तो वहाँ पे जो मजदूरी रहेगी वो तो कम हो जाएगी, लेकिन जो महंगाई रहेगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से भी आपको यहाँ पर सब्सटेंस क्राइसिस देखने को मिले। थर्ड हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यदि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लुइस 16 जब बैठेगा, ठीक है ना, तो लुइस 16 क्या करेगा, लुइस 16 जब 1774 में लुइस 16 जब गद्दी पे बैठेगा, तो यहाँ का जो राजस्व रहेगा, या मैं बोल दूँ
ये जो शासन जो खजाना रहेगा वो क्या रहेगा, खाली हो जाएगा, ठीक है ना। जिसकी शादी आपको खुद से देखने को मिलेगी, मेरी एंटवानेट से शादी करेगा, जो कि ऑस्ट्रिया की क्या रहेगी, प्रिंसेस या राजकुमारी रहेगी। तो उससे शादी करेगा कौन, लुइस 16। तो लुइस 16 जब बैठेंगे तब ये राजस्व खाली हो चुकेगा या सरकारी खजाने में पैसे नहीं रहेंगे। तो अब क्या होगा कि जैसे कि सेना का रख रखाव करने की बात हो, या जो दरबार का जो खर्चा हो, सरकारी कार्यालयों में जो एक्सपेंसेस होते हों, या यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जैसे जो नियम खर्चे जो होते थे उन्हें निपटने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, कर बढ़ाने पर बात करेगी कि हमें दैनिक जीवन में ये जो कार्य हैं इनको करने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो इन्हें पैसे के लिए क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हम क्या करें, टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दें। क्या करते हैं, टैक्स इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। अब टैक्स इंक्रीज कर दें तो टैक्स ओनली कौन पे करेगा, जो थर्ड वर्ग रहेंगे, ठीक है ना, जो थर्ड स्टेट जो वाले रहेंगे वही तो पे करेंगे। फर्स्ट और सेकंड वाले जो रहेंगे वो स्टेट वाले पे नहीं करेंगे। तो ओनली ये जो टैक्स का जो भार है कौन सहन करेगा, थर्ड स्टेट वाले, जिसके अंतर्गत आपको वकील, व्यापारी, मजदूर, निर्धन व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति आदि लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो टैक्स इंक्रीज की बात करेंगे तो कौन पे करेगा, ओनली थर्ड स्टेट वाले। तो यहाँ पर आपको एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसका हम जो है बेस्ट एग्जांपल हम इमिडिएटेड केसेस में भी हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जो है पहले स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लासेस के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो अब स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लासेस की यदि हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि 18th सेंचुरी के जब दौरान की यदि हम बात करें तो इसमें जो मध्य वर्ग जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, अधिकतर शिक्षित वर्ग रहेंगे, धनी बनकर उभरेगा। तो ये जो है आपको 18th सेंचुरी में देखने को मिलेगा। तो अब इसमें क्या हो जाएंगे कि जो विशेष अधिकार जिन्हें प्राप्त है, जैसे कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट वाले जो लोग हैं इन्हें क्या है, विशेष अधिकार प्राप्त है। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट वालों को क्या विशेष अधिकार प्राप्त है कि इन्हें टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ता है, इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि उनके हितों की क्या करेंगे, उनके हितों के विरुद्ध वाली बात होने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग रहेंगे, यहाँ जो थर्ड स्टेट में जो शिक्षित लोग रहेंगे, जो फिलोसफर्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, इनके हितों के विरोध की बात करेंगे कि बोलेंगे भाई हम थर्ड स्टेट वाले तो टैक्स पे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले टैक्स पे नहीं करते हैं। तो इनके हितों के विरुद्ध की बात करेंगे कौन, शिक्षित वर्ग लोग और फिलोसफर। तो अब ये जो शिक्षित वर्ग जो रहेंगे इसमें क्या हो जाएंगे कि जो फ्रांसीसी या अनेक जो राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक जो रहेंगे वो किस किस का सुझाव देंगे, जैसे कि इक्वलिटीज़ का सुझाव देंगे। जो फिलोसफर्स रहेंगे किस किस का आइडिया देंगे, आइडिया ऑफ इक्वलिटीज़ का देंगे, फ्रीडम का देंगे। तो ये लोग एक प्रकार से लोगों को क्या करेंगे, सुझाव देंगे कि हमें भी आज़ाद होना चाहिए, हमें भी बोलने का अधिकार होना चाहिए। और फिर ये जो बातें रहेंगी वो कहाँ हो जाएंगी, ये जो आइडियाज़ की जो बातें होंगी, ये जो फिलोसफर्स के द्वारा कही गई थी, इनकी बातें कहाँ होने लग जाएंगी, जैसे कि सलून्स में बात होने लग जाएगी, कॉफ़ीज हाउस में बात होने लग जाएंगी, या स्प्रेड एमंग लोगों के बीच जो जन सभाएँ होंगी, धीरे धीरे लोगों के बीच आपसी बातें होने लग जाएंगी, किसकी, इक्वलिटीज़ की एंड फ्रीडम्स की, कि हमें भी आज़ाद होना चाहिए। तो अब क्या हो जाएंगे कि ये जो आइडियाज़ हैं ये आपको पुस्तकों एवं अखबारों के द्वारा भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, लोगों में लोकप्रियता इनकी बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि जो फिलोसफर्स रहेंगे वो भी आपके अहम भूमिका या अहम रोल प्ले करेंगे। अब इस फिलोसफर्स में कौन कौन लोग अहम भूमिका प्ले करेंगे, जैसे कि जॉन लॉक हो गया, या रूसो हो गया, और मॉन्टेस्क्यू हो गए। तो ये जो लोग रहेंगे, ये फिलोसफर्स जो रहेंगे वो अहम भूमिका निभाएंगे, जो कि आपके राजाओं के सिद्धांतों को नकारेंगे, ठीक है, उनके विचार व्यक्त करेंगे। तो ये हमें आपको मिडिल क्लासेस में देखने को मिलेंगे। थर्ड लास्ट हम बात कर लेते हैं इमीडिएट केसेस की। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हमने बात करी थी कि इनको चलाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, किसको, थर्ड स्टेट वालों को, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा कि टैक्स बढ़ाने की बात करेंगे कौन, लुइस 16। लुइस 16 क्या कहेगा कि हम जो है टैक्स इंक्रीजेस कर देते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या चलानी है,
गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पे करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी चलानी है, कोर्ट चलानी है, तो इनको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं टैक्स इंक्रीज कर देते हैं। अब ये क्या करेगा लुई 16 कि 5 में 1789 को लुई 16 क्या करेगा, एक असेंबली बुलवाएगा, स्टेट जनरल। वो बोलेगा कि हम क्या करते हैं एक सभा बुलवा लेते हैं और इसमें जो स्टेट जो सभा है इसमें प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। तो हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट स्टेट वाले रहेंगे, फर्स्ट स्टेट वालों को कितने लोगों की अनुमति देगा, वो 300% की, ठीक। सेकंड स्टेट वाले जो रहेंगे वो कितने की रहेगी, वो भी रहेगी 300 की। एंड लास्ट जो थर्ड स्टेट वाले जो रहेंगे उनको वो 600 वोट डालने की अनुमति देने का एक सुझाव देगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है कि टैक्स अगर इंक्रीज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टैक्स इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो ओनली टैक्स कौन पे करता था, जो थर्ड स्टेट के अंतर्गत आते थे। तो अब थर्ड स्टेट वाले क्या करेंगे, इस चीज़ को मना कर देंगे, इस प्रपोजल को क्या कर देंगे, वो अगेंस्ट चले जाएंगे, अगेंस्ट दिस प्रपोजल। क्यों, क्योंकि पे कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट में कौन आ जाएंगे, ये मजदूर वर्ग, गरीब, निर्धन, जिसके पास भूमि नहीं होगी, वही तो टैक्स पे करेंगे। तो अब टैक्स और इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टैक्स और इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर देंगे, तो थर्ड स्टेट वाले क्या करेंगे, इस कमिटी से बाहर चल जाएंगे और इस अपील को क्या कर देंगे, वो ठुकरा देंगे। एक जो लास्ट है वो इमीडिएट केसेस में आपको बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं एग्जाम में। क्या क्या होगा कि जैसा कि आपको पता है लुई 16 एंड उसकी जो वाइफ होती है मेरी एंटवानेट, वो बहुत ही खर्चीले होते हैं, उनके जो जीवन होता है बहुत ही विलासपूर्णतापूर्ण होता है, अय्यासियों वाला होता है, बोलते हैं, या मैं बोल दूँ कि खर्चीले तौर पर आप देखा जाए तो वो काफ़ी धन खर्च करते हैं। जैसे कि पैलेस ऑफ मिरर बना पाएगा जो कि वायसराय में रहेगा, फ्रांस की राजधानी में। तो ये आमतौर पर वो क्या करेंगे, बहुत खर्चीले जीवन जिएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हायर रैंक रहेगी या जो उच्च पद रहेंगे उसकी भी वो क्या करेंगे, बोली लगवाना स्टार्ट कर देंगे, बेच देंगे उसको भी आमतौर पर। तो जब बोली लगना स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ का जो प्रशासन रहेगा वो भी एक प्रकार से कैसा हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, और कोई भी विभाग जो हो जाएगा कानूनी तौर पर वो अपने ही कानून चालू करेंगे, अपना ही आधिपत्य वातावरण रहेगा। तो इस प्रकार का जो वातावरण रहेगा जो कि एक प्रकार से भ्रष्ट और विलासतापूर्ण रहेगा, तो लोग क्या होंगे कि इस प्रशासन से भी क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये जो भ्रष्टाचार वाली जो प्रणाली है इससे भी लोग तंग आ जाएंगे और इसे बदलना चाहेंगे। तो एक कारण इसका इमीडिएट बेसिस में भी आपको देखने को। अब नेक्स्ट हमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप थे सोसाइटी को जिनसे इस रिवोल्यूशन से या इस क्रांति से उन्हें फ़ायदा हुआ था, ठीक है, और ऐसे कौन से समूह थे जिन्हें फोर्सली, जिन्हें मजबूर कर दिया गया था अपनी शक्तियों को त्यागने के लिए। और थर्ड हमसे पूछा गया है क्या, विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, जो कि क्या हुई थी, समाज के ऐसे कौन से वर्ग थे जो कि इस क्रांति से वो निराशा हुई, जिनको डिसअपॉइंटेड हुई विद द आउटकम ऑफ दिस रिवोल्यूशंस। तो इस पे हमें चर्चा करना है। तो ये हमसे क्वेश्चंस पूछा गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो थर्ड स्टेट जो धनी लोग रहेंगे, जो शिक्षित वर्ग रहेंगे, उन्हें इस फ्रांसीसी जो क्रांति होगी, रिवोल्यूशन होगा, उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, द मिडिल क्लासेस, तो इसमें से इनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अब इस समूह में कौन रहेंगे, जैसे कि किसान हो गए, मजदूर हो गए, छोटे वर्ग हो गए, वकील, डॉक्टर, टीचर्स, और को क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा आपको फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पावर किसको त्याग नहीं करनी पड़ेगी, फोर्सली, मजबूरन किसे त्याग करना पड़ेगा, तो वो हो जाएंगे एक क्लेयर्जी, डेट मीन्स सेकेंड हो जाएगा नोबिलिटी, यानी कि कुलीन वर्ग और पादरी जो वर्ग थे, इन लोगों को क्या हो जाएंगे, इन्हें हमेशा क्या हो जाएगा, सदैव इन्हें अपमानित किया जाने लग जाएगा, इन्हें गंदी नजरों से देखा जाने लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा कि थर्ड स्टेट वालों को क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। तो अब ये जो क्लेयर्जी और जो नोबिलिटी जो पर्सन थे, डेट मीन्स पादरी और जो कुलीन वर्ग थे, वो उनके द्वारा क्या होता था, हर एक व्यक्ति को वो सदैव क्या करते थे, अपमानित किया करते थे, डिसअपॉइंटेड किया करते थे। अब क्या होगा, लेकिन जब क्रांति होगी तो क्रांति के बाद क्या करेंगे कि ये जो समाज के जो उच्च वर्ग जो लोग रहेंगे, जो कि आपको पादरी और जो कुलीन वर्ग रहेंगे, इनसे कैसा व्यवहार किया जाएगा, इनसे भी समान व्यवहार किया जाने लग जाएगा। और ये जो पादरी और कुलीन जो वर्ग हैं, इनको शक्ति, अपनी पावर जो है त्यागने के लिए भी मजबूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों को क्या करेंगे, मजबूर होना पड़ेगा।
बट लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वुमेन्स होंगे या जो निर्धन व्यक्ति होंगे उनको यहाँ पर डिसअपॉइंट, आपको नाराजगी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनसे जो भी उनसे वादे जो किए गए थे, द प्रोमिस ऑफ द इक्वलिटी ऑफ वाज नॉट फुलफिल फुल मेजर एट द एंड ऑफ द रिवोल्यूशंस। यानी कि क्या होगा कि यहाँ पे क्रांति के बाद जो समानता की उनको जो प्रतिज्ञा दिलवाई गई थी कि हम आपकी पूरी मांग जो है पूरी करेंगे, वो यहाँ पर पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको निर्धन वर्ग जो रहेगा और जो महिला रहेंगी, इस क्रांति के परिणाम के बाद उन्हें निराशा होगी कि उनकी जो है बात नहीं रखी गई या पूर्ण की गई। नेक्स्ट अब हम जो है थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या करना है, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरीज। मतलब फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं और 20वीं सदी के जो विश्व के जो लोग थे उन्हें विरासत का वर्णन हमें करना है कि आखिरकार उन्हें क्या क्या विरासत में मिला। तो आप देखेंगे कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी वो मानव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, या मैं बोलूँ कि ये एक प्रकार का पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने किसकी बात करी थी, जिसने यहाँ पर आपको इक्वलिटी की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, वो यहाँ पर समानता की बात करेंगे, भाईचारा की बात करेंगे, आज़ादी की, समानता की, भाईचारे की आदि विचारों को अपनाएंगे। और 19th एंड 20th सेंचुरीज में क्या हो जाएंगे, जो देश के जो लोग होंगे इन विचारों से आधारभूत और अपने सिद्धांत बनाने लगेंगे 19th एंड 20th सेंचुरी में। तो आप देखेंगे कि जो यूरोप में भी क्या हो जाएंगे, सभी देश, या दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो इस यहाँ पर भी आपको क्रांतिकारी आंदोलन जो होंगे या प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया जाए, ठीक है। और यूरोप के जो विभिन्न स्थानों में भी क्या हो जाएंगे, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आना भी यहाँ पर आपको शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, एक राष्ट्र शब्द क्या हो जाएगा, राष्ट्र जो शब्द रहेगा इसको आधुनिक अर्थ हम क्या समझ लेंगे, इसको बोला जाएगा राष्ट्र को, आधुनिक शब्द को राष्ट्रवादी, क्या बोला जाएगा, राष्ट्रवादी। तो राष्ट्र शब्द को आधुनिक अर्थ क्या निकाला जाएगा, जिसे बोला जाएगा राष्ट्रवादी। अब राष्ट्रवादी की जो अवधारणा जो रहेगी उसको बढ़ावा दिया जाने लग जाएगा, कहाँ कहाँ पर, जर्मनी में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, नीदरलैंड में। तो आदि लोग क्या करेंगे, कि इन देशों में या अपने देशों में राष्ट्र राज्यों की स्थापना के लिए भी यहाँ पर प्रेरित होने लग जाएंगे, या लोगों को प्रेरित करने लग जाएंगे यहाँ पर राष्ट्र के नाम पर। तो इस क्रांति में भी क्या करेंगी कि वहाँ की जो जनता है उनकी आवाज़ों को सहारा देगी, और जो भी गलत हो रहा है, जो भी उनसे डुअल सिस्टम या फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके अधिकारों की धारणा हो गई, जो इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट जो रहेंगे, सामंती लोगों को जो विशेष अधिकार थी, दास प्रथा था एवं नियंत्रण था, उनको समाप्त करने की योग्यता को सामाजिक उत्थान का आधार बनाना चाहते थे, ठीक है। तो इसमें भी जनता जो है यहाँ पर बात करने लग जाएगी इस क्रांति के बारे में। और जैसे कि आपको यहाँ पर अफ्रीका और इंडिया में भी क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि राजा राम मोहन राय की अगर हम बात कर रहे हैं, या टीपू सुल्तान की यदि हम बात करें, तो ये ऐसे रहेंगे जो फ्रांसीसी क्रांति द्वारा जो प्रचलित जो राजशाही या उनके जो निरंकुशवाद के जो विरुद्ध प्रचारित विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि फ्रांसीसी जो क्रांति रहेगी विश्व भर में लोग या जन आंदोलन का यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा, या मैं बोलूँ कि लोगों में एक राष्ट्रवाद की या राष्ट्रवादी एक भावना का भी उदय या प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी क्रांति रहेगी, नॉट इवन फ्रांस के लिए बट विश्व के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट हमें फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ अप ए लिस्ट, हमें एक सूची बनानी है उन लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक राइट्स की जो हमें आज मिले हुए हैं, ठीक है ना, वी एंजॉय टुडे, ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ। तो उनकी हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट में जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा आपका क्या, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है ना, हम जो है समानता के अधिकार की बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात करेंगे, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस,
एक क्या हो जाएंगे, बोलने की आज़ादी हो जाएगी हमें, और संगठन बनाने की अधिकार हमें मिल जाएगा। राइट टू फ्रीडम एसोसिएशन, डेट मीन्स हमें संगठन बनाने का एक अधिकार हो जाएगा, बोलने की आज़ादी हो जाएगी, व्यक्त करने की आज़ादी हो जाएगी। राइट टू जस्टिस एंड सिक्योरिटी, हमें एक न्याय मिलने के भी अधिकार हमें प्राप्त हो जाएगा, सुरक्षा का अधिकार हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध, जैसे हम बोलें शोषण के विरुद्ध अत्याचार की हम बात करने लग जाएंगे। तो ये कई प्रकार से आपको यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट आपको देखने को मिलेंगे, लोकतांत्रिक अधिकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनका उद्गम जो है फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था। देन नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हमसे क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है, क्या आप एक्सप्लेन करना, विड यू एग्री, यानी कि ये एग्री विथ द, तो ये जो आपको इस तर्क से सहमत है कि ये जो सार्वभौम, ठीक है ना, यूनिवर्सल मैसेज ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है ना, सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश अंतर विरोधी से घिरे हुए थे। बाइसेट द कंट्रोडक्शन राइट वाज द बाइसेट विद द कंट्रोडक्शन एक्सप्लेन। तो हमें जो है एक्सप्लेन करना है कि जो सार्वभौमिक जो अधिकारों के जो संदेश थे वो अंतर विरोधियों से घिरे हुए थे। तो हम देखते हैं द मैसेज ऑफ द, ये जो पुरुषों और नागरिकों के जो अधिकारों की जो घोषणा इतने विशाल स्तर पर सार्वभौमिक, ठीक ना, राइट टू द मैन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो इसको हम देखेंगे कि इतने विशाल स्तर पर सार्वभौमिक अधिकारों का खाका तैयार करने में विश्व में शायद ये देखा जाए तो एक प्रथम प्रयास था कि आखिरकार इन लोगों में समानता, स्वतंत्रता, ठीक है ना, द लॉ हैज़ बीन राइट टू फॉरबिड एंड ओनली एक्शन इन जस्टिस टू सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये एक इसमें क्या हो जाएगा कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इनके 3 मौलिक सिद्धांतों पर यहाँ पर बल दिया जाएगा, और सभी लोकतांत्रिक देशों में ऐसे सिद्धांतों को भी अपनाया गया है। किंतु लेकिन यहाँ पर सत्य है कि जो सार्वभौमिक जो रहेगा, सार्वभौमिक अधिकारों का जो संदेश जो रहेगा विरोधाभासों से घिरा हुआ था, जिसमें पुरुष और नागरिक जो रहेंगे अपने अधिकार या घोषणा पत्र में कई आदर्श संदिग्ध अर्थों से भरा हुआ था, ठीक है ना, कई संदिग्ध अर्थों से भरे पड़े थे। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो घोषणा में कहा गया था, तो उसमें कहा गया था कि जो कानून जो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से या अपने जो प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है ना, प्रतिनिधि के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है ना। तो उन्हें भाग लेने का, अपने किसको, प्रतिनिधि को चुनने को, या सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लेने का अधिकार होगा, जो कि कानून की नज़र में सभी नागरिक कैसे होंगे, समान होंगे। बट लेकिन जब आप फ्रांस की संवैधानिक जब राजशाही जब बना था, तो लगभग आप देखेंगे 3 मिलियन जो सिटीजन लोग थे, जिनकी उम्र क्या थी, 25 वर्ष से भी कम आयु के जो पुरुष एवं जो महिलाएं थी, इस वो क्या थे, जो कि इसमें शामिल थे। 30 लाख जो मिलियंस जो आप बात कर रहे हैं नागरिक, जिनमें जिनमें 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष और महिला शामिल थे, उन्हें बिल्कुल वोट डालने नहीं दिया गया, ठीक ना। वुमेन विल नॉट अलाउड टू वोट एट ऑल, ठीक है ना, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। सेकंड क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि इसमें जो फ्रांस में का क्या हो जाएगा कि फ्रांस क्या करेगा, फ्रांस में और जो औपनिवेशिक पर भी कब क्या होगा, कब्जा करना, और उनकी संख्या जो रहेगा उसको बढ़ाना भी जारी कर देगा। और क्या होगा कि फ्रांस में जब 19वीं सेंचुरीज रहेगी, उससे भी पहले क्या हो जाएगी, ये जो दास प्रथा जो रहेगी वो भी चालू या जारी रहेगी। तो ये कई कारण रहेंगे जिसकी वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये होता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का आप कैसे वर्णन करेंगे, तो वो हमें एक्सप्रेशंस कर। तो आप देखेंगे कि यदि हम नेपोलियन के उदय की बात करें, तो नेपोलियन का उदय कब होगा, जब ये डायरेक्टरी जो रहेगी, डायरेक्टरी का धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, खात्मा होने लग जाएगा या पतन होने लग जाएगा, निर्देशिका का जो पतन होने लग जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेपोलियन का
उदय होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्टरी होगी और जो विधानसभा होगी वो आपस में उनमें झगड़ा होता रहेगा। तो अब ये आपस में झगड़ा होगा तो इसमें क्या होगा कि इसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, किसको, निर्देशिकाओं को। तो निर्देशिका जो रहेगा, निर्देशिका जो है वो राजनीतिक तौर पर यदि हम बात करें तो कैसा रहेगी, अत्यधिक अस्थिर रहेगी, उसकी कोई भरोसा नहीं रहेगा। तो अब फिर क्या होगा कि उसके बाद जो है नेपोलियन जो रहेगा सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ होगा। नेपोलियन क्या होगा उसके बाद, तानाशाह के रूप में क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि 1804 में क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं को क्या है, सम्राट घोषित कर देगा, अपने आप को क्या कर देगा, सम्राट, किंग ऐसे घोषित कर देगा। ठीक, कब, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट। अब फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो यूरोपीय जो देश हैं उन पर वो विजय करना स्टार्ट कर देगा, या विजय करने के लिए निकल पड़ेगा, और वहाँ के जो राजवंश होंगे उनको वो हटाएगा, या साम्राज्यों को भी क्या हो जाएगा, नए नए साम्राज्यों को भी वो जन्म देगा। और उसमें क्या करेगा, ये जो निजी संपत्ति होती थी, ठीक है ना, जो उसकी जो निजी संपत्ति होती थी इसमें वो कई कानून बनाएंगे, और जो नाप तोल की जो प्रणाली होती थी, ठीक है, वो भी वो क्या करेगा, अपनी नाप तोल या जो दशमलव पर आधारित जो प्रणाली थी उस पर आधारित वो अपनी एक नाप तोल प्रणाली बनाएगा, जो कि सब जगह क्या होगी, एक समान पद्धति की शुरुआत भी करेगा। और फाइनली क्या होगा, लास्ट में आप देखेंगे कि 1815, ठीक है ना, 1815 यानी कि 1815 ईस्वी में क्या हो जाएगा, जब रूस इस पर आक्रमण करेगा तो वाटरलू में इसकी हार हो गई। डन। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।